गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है? ठीक है। कल हम क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पर लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वाइस प्रेसिडेंट का। यहाँ पर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है प्रेसिडेंट के बाद में। उसके अलावा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। ये पता होगा आप में से कुछ लोगों को, अगर नहीं पता है तो लिख ली भी लेना। किस चीज़ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं बताओ फटाफट। राज्यसभा के, बिल्कुल सही। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जब प्रेसिडेंट जो है वो एक तरह से कई बार जैसे वैकेंसी उनकी खाली हो या एब्सेंस हो तो उसमें वो एज ए प्रेसिडेंट का रोल भी निभाते हैं कई बार। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स इनसे जुड़े हुए, जो भी वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए वो आर्टिकल बताया था। जैसे 63 कहता है एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के अंदर और यही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। उसके बाद यहाँ पर 65 है कि वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में एक्ट करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कैसे होगा वो बताया गया है। 67 में टर्म ऑफ ऑफिस बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट का। इसके अलावा 68 में टाइम ऑफ इलेक्शन बताया गया है कि जो वैकेंसी कैसे फिल होगी वो सब। एंड 69 के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन। तो ये सब चीज़ें जानी थी हमने। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रोसीजर के तहत होता है, सो वो चीज़ हमने यहाँ पर जानी थी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से होता है और यहाँ पर इलेक्टोरल कोलाज वाला जो मेथड है उसी का प्रयोग किया जाता है। बस यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ है कि यहाँ पर बेसिकली सारे मेंबर्स जो है पार्लियामेंट वाले तो पार्टिसिपेट करते हैं बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाले पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्शन बताया था कि इसके बाद यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर हमने डिस्कस करी थी। तो इतना ही अभी तक हमने किया था। चलते हैं आज की क्लास में। आशीष मैं नोट्स भेज दूंगा, तुम बार बार मैसेज कर रहे हो। अभी देखिए मैंने मैसेज तुम्हारे भेज दूंगा नोट्स। संडे के दिन तो सारे ही लोग गायब रहते हैं कुछ को छोड़कर। क्लास 15 स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया था हमारा। अब कितने टर्म का यहाँ पर ऑफिस रहता है? एक मिनट को ब्राइटनेस बढ़ा दो। हाँ अब बताओ ऑफिस कितने साल का रहता है वाइस प्रेसिडेंट का? तो सभी को पता ही होगा। क्या लिखूं टर्म? ऑब्वियसली बात है 5 साल, है ना। और किस आर्टिकल में दिया गया है 5 साल? आर्टिकल 67 के अंतर्गत। ठीक है। अब क्या है कि अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से। सो हाउ कैन बीपी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? सो क्या इसका प्रोसीजर सेम है जो प्रेसिडेंट का है? आपको क्या लगता है, सेम है या फिर थोड़ा डिफरेंट है? तो यहाँ पर कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस लाइक प्रेसिडेंट के जैसी नहीं है प्रॉपरली, मतलब प्रेसिडेंट के जैसा नहीं है इनका रिमूवल का स्ट्रक्चर। इनके रिमूवल का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में ये एक रिजोल्यूशन आएगा और उस रिजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजोरिटी से यहाँ पर पास करा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अब जैसे मान लो यहाँ से बिल्कुल राज्यसभा से प्रॉपर तरीके से पास हो गया है रिजोल्यूशन। अब क्या है, वो रिजोल्यूशन जाएगा लोकसभा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, लोकसभा के अंदर जाएगा। लेकिन लोकसभा के अंदर कोई भी ऐसा स्पेशल वो नहीं है कि आपको 2/3 मेंबर्स ही चाहिए या फिर कुछ ऐसा मतलब स्पेशल मेजोरिटी वगैरह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाता है रेजोल्यूशन इन लोकसभा
तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको अपना पद छोड़ना होगा। 14 डेज़ का उनको नोटिस दिया जाएगा और 14 डेज़ के नोटिस देने के बाद उनको अपना पद से इस्तीफा यहाँ पर बेसिकली ऑटोमेटिकली देना पड़ेगा। एंड 67B के अंदर यहाँ पर ये सारी बातें हमें आर्टिकल में बताई गई हैं। सो यही है। वैसे मेन इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर भी हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वो पता होना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम जानेंगे। ग्राउंड ऑफ रिमूवल सेम है, वही है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। नेक्स्ट, लेकिन रिजोल्यूशन वैसे भी लाया जा सकता है। रिजोल्यूशन जैसे कई बार मैंने बताया नहीं, करंट वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ भी काफ़ी बार रिजोल्यूशन आ सकता है। सो वापस आते हैं कि क्या इनके पावर्स एंड फंक्शंस हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ बीपी। तो यहाँ पर पावर्स, प्राइमरी फंक्शन तो इनका क्या है कि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो इस नाते जो भी इनकी ड्यूटीज़ हैं लाइक डिसाइडिंग वोट इन ए टाई, जैसे मान लो कोई बिल के ऊपर एक तरह से वहाँ पर टाई हो गया तो वहाँ पर डिसाइड करेंगे वोटिंग के लिए। और इसके अलावा जो भी राज्यसभा की कार्रवाई हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ों में इनका काम होता है, जैसे प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं तो उनको कंडक्ट कराना। तो बेसिक जो भी आप समझो राज्यसभा के काम है वो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट हैंडल करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस अगर हम देखें इनके कि ये क्या क्या करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहला क्या है कि एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन केस ड्यूरिंग लाइक प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए किसी रीजन के कारण। इसके अलावा रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट। इसके अलावा रिमूवल हो जाए प्रेसिडेंट का, या फिर एब्सेंस हो, कहीं पर बाहर गए हुए हैं। सर स्लाइड थोड़ा अच्छा ठीक है दिख रहा है अभी। तो एब्सेंस, ये कुछ रीजंस हैं। और मैक्सिमम एक चीज़ याद रखना कि ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि जो मैक्सिमम पीरियड है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट वो कितना होता है। बिल्कुल सही, 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के अंदर चुनाव दोबारा से कंडक्ट कराने होंगे और यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट करने होंगे। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो इनको सैलरी जो मिलती है वो किसकी मिलेगी, वो प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वही मिलेगी। अदरवाइज अगर नॉर्मल बीसी है बीपी है तो ये अगर मान लो चेयरमैन भी है तो मतलब नॉर्मली जो यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी होती है वही सैलरी इनको विड्रॉ की जाती है। ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनको प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना, थोड़ी नहीं पूरी याद रखना। ठीक है। इसके अलावा जब इनको सेलेक्ट करते हैं तो 20 MPs यहाँ पर प्रपोजल लगते हैं, फिर 20 अनोदर उनको सपोर्ट करते हैं, फिर 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड फिर ये इलेक्शंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो सब चीज़ें चलती हैं। अभी करंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है सभी को पता है जगदीप धनखड़ है सिंस 2022 से, है ना। तो यही था, बस बेसिक चीज़ें इनके बारे में हमें जाननी है, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। बट एक चीज़ याद रखना, इनका जो रिजोल्यूशन है पहले राज्यसभा में आता है इनको हटाने के लिए, डायरेक्टली लोकसभा से नहीं आता, क्योंकि ये डायरेक्टली डील किससे कर रहे हैं, मतलब इनका डायरेक्ट काम राज्यसभा का है ना। तो राज्यसभा का इनका पहला जो कोई भी रिजोल्यूशन उठेगा वो राज्यसभा से ही उठता है। मैक्सिमम एज मैंने आपको बताई दी थी 35 साल। बस बाकी ज़्यादा जानकारी हमें ज़रूरी नहीं है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। सो यही थे वाइस प्रेसिडेंट की सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अभी आप लोग यहाँ पर MCQs प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के सारे नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, बाकी आप लोग कर लेना, मैं आपको PDF दे दूँगा।
कुछ लेकिन बेसिक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, और प्रेसिडेंट का भी और वाइस प्रेसिडेंट का भी। करें जल्दी से बताओ, करें? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। या तुम लोग क्लास में प्रेसिडेंट ही नहीं हो? प्रेसिडेंट रुको, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और एन इलेक्शन fill a vacancy in the office of President of India occurring by the reason of his death, resignation, removal, otherwise shall be held in no case later than 9 months from the date of occurrence of vacancy। कौन सा इसमें से सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है पहले क्वेश्चन में से? अच्छा, सेकंड वाला क्यों गलत है? द रीजन बिहाइंड सेकंड वन इज रॉन्ग, कोई बताएगा? 6 मंथ यहाँ पर लिखा है ना, 9, इसकी जगह पर हो जाएगा 6 मंथ्स, है ना? बिल्कुल सही है अतर का। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी एट हिज डिस्क्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा सही है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये वाला ही सही है, पहला वाला। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑन द एक्सपायरी टर्म ऑफ द 5 years ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द आउटगोइंग प्रेसिडेंट मस्ट बी कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until a successor enters upon his office। Second है, the electoral college of the president election consists of the elected members of the legislative assemblies of Delhi and Pondicherry also। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल सही है सी वाला, क्योंकि यहाँ पर बताया ना, मैंने बताया था स्पेशली कि आपको दिल्ली और पुडुचेरी का भी यहाँ पर लोग वो करते हैं। नेक्स्ट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दिस पावर्स। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, जल्दी से मतलब बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, either directly or through subordinate officer in accordance with the provision of the constitution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the which one of the following statements is correct? बताओ, 5th क्वेश्चन जो है, वैसे तो इस पे तुम्हें दिख गया होगा। बिल्कुल बी वाला ही करेक्ट है ना, द गवर्नर स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय एनी एडवाइस ऑफ COM, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एक तो हो जाएगा, द चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट विच रिफ्यूज टू क्विट एंड इज मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ पीपल, एक ही हो जाएगा बस, तो बी वाला आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट है 7, यार ये थोड़ा सा ना, चलो कोई बात नहीं। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ। आंसर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, सही से देखो तो। ये वाला गलत कैसे हो जाएगा? नोट करेक्ट पूछ रहा है ना। द प्रेसिडेंट नीड नोट टू अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर द रिकंसिडरेशन।
सी वाला सही है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो आर्टिकल 8 क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले पावर ऑफ ग्रैंड पैराडॉन किससे मैच करेगा? फर्स्ट वाला फोर्स से। एंड इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन हो जाएगा 3। इसके अलावा पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर 2। अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल 76। ठीक है, बी वाला कोड। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। द गवर्नर कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजमेंट और द प्रेसिडेंट पावर टू पैराडन एक्सटेंड टू द पनिशमेंट्स और सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शियल। क्वेश्चन नंबर 9। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट लग रहे हैं आपको? जल्दी से सभी लोग आंसर करो। बिल्कुल, गवर्नर के पास कभी सुना है कि ऐसी पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर सके? नहीं है ना, तो 1 and 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन वाला है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सही। बिल्कुल, बी वाला। दोनों अपने आप में सही है लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट बाउंड बाई एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो किस केस में ऐसा होता है? क्वेश्चन नंबर 11। वेदिका का बी बिल्कुल सही है। In deciding the question whether a Lok Sabha has disqualified to continue as a member. Next 12, money can be advanced out of the contingency fund of India to meet unforeseen expenditure by the किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 12 प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पीचमेंट कैन नॉट बी प्रिफर्ड by a house unless a resolution containing the proposal moved within 7 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the member of the of that house. Second है the resolution is passed by a majority not less than 2/3 of the total membership of that house. Question number 13. सिंपल सा मैंने पढ़ाया हुआ है ये आपको स्टेप बाय स्टेप। प्रेसिडेंट के बारे में तो काफ़ी डिटेल से और काफ़ी सही तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है और आपको बताया भी है कि कैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। आई होप आप लोग सभी इसका सही आंसर करेंगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इतना सब तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है उसमें। ओनली 2 करेक्ट है ना। The Constitution is 42nd Amendment Act 1976 made obligatory for the President of India act in accordance with the advice of Council of Ministers. For the above purpose, which one of the following articles of the Constitution of India was amended by the Constitution 44 Amendment Act 1976? ये आप लोगों के भी अमेंडमेंट एक्ट्स रह गए हैं, तो अगर आपको आंसर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो भी कोई बात नहीं। इसका ये हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा थोड़ा। आर्टिकल 74 है इसका आंसर, 14 का आर्टिकल 74। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू ग्रांट पैराडन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमेशन ऑफ द पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस।
द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बट ऑल्सो जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, अब फटाफट इसका आंसर बताओ कि दोनों ये एक्सप्लेनेशंस भी ठीक है या फिर अपने आप में ट्रू हैं या नहीं है। सो बिल्कुल सही है, आथर, लाइवा, सोम्या सभी का सही है यहाँ पर कि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू भी हैं और जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का देता भी है। नेक्स्ट है 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि ही कैन एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, समन्स द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन सेंड मैसेज एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और बाकी ऑप्शंस आप लोग पढ़ो और फटाफट आंसर करो। 16 बिल्कुल ही कैन सेंड मैसेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब बिना मैसेज सेंड करे कैसे पता चलेगा कि पार्लियामेंट में आज ये प्रेसिडेंट आने वाले हैं। मैसेज का मतलब ये वैसा वाला मैसेज नहीं है बस कि प्रेसिडेंट का मन किया है और टाइप करा व्हाट्सएप पे कि अरे आ जाओ सब लोग, चलो मीटिंग बुलाते हैं। इट्स ऑफिशियल लेटर एक्चुअली। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 17, क्वेश्चन नंबर 17, can be a member of parliament, is the part of parliament, cannot be stand for the election more than 2 terms and the president over joint sittings of the house both the houses of parliament। जल्दी से बताओ। बिल्कुल इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3, कौन कौन, जल्दी से बताओ। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, the resolution has been moved at least after notice in writing, B वाला पार्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग proportions of a correct description of powers of president of India, article 356 of a constitution। क्वेश्चन नंबर 19, का क्या लग रहा है। इफ ए लॉ और ऑर्डर इन ए स्टेट कंप्लीट प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, ये तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ओके, ये भी ठीक है। ये वाला ही है ना फिर तो, ये वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट है मैच द लिस्ट सेकंड लिस्ट विद द फर्स्ट लिस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 61 हो जाएगा, डायरेक्टली अभी पढ़ा था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगला बताओ आर्टिकल 54 क्या लिखूँ, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया है, आर्टिकल 61 होगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। फर्स्ट कोड मैच करेगा 3 के साथ, है ना। अब ठीक है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 को किससे मैच कराऊं, 1 2 3 4 ऐसे करके बताओ ना। इलेक्शन ही तो है शायद उसमें, आर्टिकल 54 में 4 वाला ये वाला होना चाहिए, है ना। एंड आर्टिकल 52 हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी, एंड 56 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर डी वाला कोड सही होना चाहिए, 3 4 1 2। नेक्स्ट है द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, जल्दी से 21 का आंसर। बड़ा ही सिंपल है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बताओ द असर्शन और रीजन वाला, नो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड एक्सपेक्ट विद द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू ऑथराइज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द consolidated fund of India। जल्दी से 22, इस क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ेगा। आई थिंक प्रेसिडेंट डायरेक्टली वैसे निकाल नहीं सकते, तो ये रीज़न भी इसका नहीं लग रहा है मुझे, तो रीज़न भी नहीं है। और वैसे इसका आंसर मुझे सी लग रहा है। बाकी एक बार आप लोग, आपको मैं साथ में वो भी देता हूँ ना, उसमें चेक कर लेना, ठीक है।
बट आई थिंक सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया who makes rules for convenient transaction by the business of the government of India for allocation among ministers to said businesses. 23. obviously बात है the president. Next है which of the following statements is correct? On the receipt of constitutional amendment bill after its passing by each house of the parliament, president. 24. इसका आंसर मैंने आपको बताया था ना, याद है या नहीं है? ये तो बता दो, याद है नहीं है? shall give assent. A president may require COM of consider to advise tendered by the later and shall in accordance to advise tendered after reconsideration. तो चलो ये तो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका 25 का सी क्वेश्चन हो जाएगा. अभी पढ़ेंगे हम सारे अमेंडमेंट्स बाद में. नेक्स्ट है assertion the president of India can return any bill passed by the parliament for reconsideration of houses. The president cannot return money bills of the to the parliament consideration of the houses. तो जल्दी से बताओ, मनी बिल के बारे में भी सब इन सब के बारे टॉपिक्स रह रखे हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप अगर आंसर करना चाहो तो कर सकते हो. पहला कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न एनी बिल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस. तो एनी बिल तो नहीं कर सकता, वैसे ये तो आप लोगों को असरसन ही गलत लगना चाहिए 26 का, लेकिन आर ट्रू है. तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डी वाला पार्ट ना. मनी बिल को थोड़ी लौटा सकते हैं. मनी बिल फाइनेंशियल बिल्स जैसे आते हैं जिसके अंदर जनता का टैक्स शामिल है, उसको नहीं वापस कर सकते. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पैराडन, रिप्राइव, रेस्पाइट, एमिशन ऑफ द पनिशमेंट, टू सस्पेंड, remit or commute or sentence person to the convicted to the any offense. 27. थोड़ा सा क्वेश्चन confusing सा है. President can do all cases where punishment of sentence by the court martial. President all cases punishment sentence. So which one of the following? नोट करेक्ट है ना, नोट करेक्ट है. अरे नोट करेक्ट है ना, क्यों नहीं जाते? उसमें भी जाते हैं. द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर्स इन केसेस ऑफ पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ फॉलिंग विद इन द एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ. क्या दिक्कत है इसमें? बी वाला नहीं है, नोट पूछा है, डी वाला है. Which of the following statements about the executive powers of the, बस 2-3 और करेंगे इसके, फिर बाकी के जो भी रह जाएंगे वो आप लोग कर लेना. इसमें 50 क्वेश्चन समथिंग है, फिर हम आगे पढ़ लेंगे. और अभी 1-2 क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट के, मतलब 2-4 क्वेश्चन उसके भी करेंगे. Which of the following statements about the executive power of president is incorrect? 28. जल्दी से आंसर करो, कैसे तुम लोग शांत हो गए हो. The president has absolute power to appoint and remove chairman and members of statutory body in directions. अभी करा था ना, नोट थोड़ी पूछा है इसमें, नहीं. The president of India is elected by electoral college consisting of 29. बी वाला कर दिया जाए टिक. चलो लास्ट क्वेश्चन इस वाले टॉपिक का. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 30. दोनों ही गलत है, नेदर 1 नेदर 2. चलो बाकी के इसमें लगभग 55 क्वेश्चन है. बाकी के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ सकते हो. वैसे इसके अंदर वो है ऑलरेडी, ठीक है. ये रही आंसर की, मैच कर लेना. और कोई हमारा भी गलत हो गया हो तो देख लेना, बता देना, इन्फॉर्म कर देना, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है. आंसर की इसके अंदर है ऑलरेडी. और फटाफट वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक भी कर लिया है, तो इसके भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं. हमारा आज का काम भी यहाँ पर हो जाएगा कि हमने कवर अप कर लिया है सारा कुछ. लाइवा है क्लास में, लाइवा आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप?
लग रहा है लाइवा की हालत डाउन है एक दो दिन से। हाँ लाइवा स्लो डाउन हो रहे हो आप। आंसर करने चाहिए क्लास में, सभी लोग आंसर करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन द डेट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 1 सही है, यहाँ पर दोनों ही है, सी वाला बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स passed by majority of then members of the council and agreed by the house of the people. An election of a fill of vacancy caused by expiration of the term of the vice president shall be completed before expiration of term. तीसरा है the president shall not withstanding the expiration of his term continue to hold office until successor is come. तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, 1 and 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर करोगे। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कोलाज कंसिस्टिंग ऑफ। जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 बताया था यार, ये तो मैंने मतलब इसमें भी आप लोग मिस्टेक करोगे। क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? आप लोग बताओ इसका आंसर। अच्छा, कल तुम लोगों को मैंने इतने ध्यान से कंपैरिजन भी बताया था प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, बताया था कि नहीं बताए थे? अच्छा, डी कैसे हो जाएगा वेदिका, कैसे? कल साफ साफ लिखवाया था भाई, अभी दिखाओ तुम लोगों को, देखो पढ़ लो इसको, दोबारा लिखवाया था कल अच्छे से। ये तो आज का है ना, देखना। वाइस प्रेसिडेंट चला था, उसके बाद इनकी जो चीज़ें थी, और इस ये रहा टॉपिक जहाँ पर बताया था कि कैसे क्या होता है। देखना, पढ़ना इसको ध्यान से, क्या लिख रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर नीचे क्या लिख रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट पार्टिसिपेट। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए फिर थर्ड वाले का? थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर ये वाला पार्ट होगा ना, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, तो मेंबर सारे ही आ जाएंगे फिर उसके अंदर, ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड आ जाएंगे दोनों। तो मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स का तो मतलब ये है ना कि सारे मेंबर्स, मतलब यहाँ पे क्या है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, नीचे जानबूझ के लिखा है उन्होंने गलत, ताकि मिस्टेक करे यहाँ पर इंसान की इलेक्टेड। देखो कितना प्रिसीज है उनके वाला क्वेश्चन था, कि मतलब नॉर्मल कोई भी गलत कर देगा कि चलो इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे, और जबकि प्रेसिडेंट के केस में अगर होगा तो आंसर क्या होगा, वहाँ सारे मेंबर्स नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के केस में, मैंने आपको बताया था, वहाँ नॉमिनेटेड नहीं आएंगे, वहाँ पर इलेक्टेड आएंगे। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिगार्डिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं, मेथड इसमें 2 वाला भी सही है, आंसर 2 वाला भी करेक्ट है।
ये मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो तरीका है जिसके थ्रू इलेक्ट होते हैं, और यहाँ पर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो इसका सही आंसर सी वाला होगा 2 और 3। ये चाहे तो अपने उसमें नोट डाउन कर लेना। इस मेथड को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक तरह से काइंड ऑफ एक इलेक्शन का मेथड ही है। ये मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक तो ये काम का नहीं है आप लोगों के, ये ना थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इन सेंस ऑफ नॉर्मल, अगर आप लोग समझो कि कैसे जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है ना कि इतने बार, जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पर इस क्षेत्र से यहाँ पर मान लो यूपी से एमएलए आ रहे हैं, फिर उनको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर वोट की वैल्यू बनती है। आप लोग बोलोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में एक और बता दूंगा कि कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है। उसी को हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो बता दूंगा मैं आपको। चलो नेक्स्ट है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ए कैंडिडेट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 5। टर्म्स को ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। देखो मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आप लोगों को भी ध्यान से ही पढ़ना है तो अच्छा रहेगा, ध्यान से जितना पढ़ोगे। ये वाला है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, किस प्रोसेस से शुरू होती है? 6। यार आशीष, चलो तुम बाहर हो शायद इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अभी मैंने जस्ट अभी बताया था कि लोकसभा में तो हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल सही है, डी वाला, रेजोल्यूशन पास विद सिंपल मेजॉरिटी एंड एग्री टू द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? 7। नोटिस को मैं कब मना कर रहा हूँ, वहाँ पर वो पूछा था, वो नोटिस थोड़ी पूछा था। नोटिस लिखवाया मैंने, मिलता है नोटिस, उसमें क्या गलत है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ्स, है ना? 6 है ना? बस चलो, बाकी के इसमें 2-3 है, आप लोग कर लेना। ये आंसर की इसकी भी 3 क्वेश्चन इसके छोड़े हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन शायद इसके छूटे हुए हैं। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना घर पर, और कुछ दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा ही है। जो छोटी छोटी, उसको भाई इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं, उसको इम्पीचमेंट बोलते ही नहीं है। इम्पीचमेंट जो वर्ड है, महाअभियोग हिंदी में कुछ उसको बोलते हैं, वो जस्ट प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है? हाँ, नोट्स मैं भेज दूंगा, काफ़ी तुम सभी लोग परेशान हो, कोई बात नहीं, भेज देता हूँ नोट। चलो वापस से क्लास में आते हैं, कहाँ तक हमारा हो चुका है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मेरी साइड से और आपकी साइड से, दोनों साइड से आई थिंक समाप्त कर लिया है हमने। एमसीक्यूज़ आपके अच्छे से इस बार प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो आप लोगों को आइडिया भी है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के अंदर बिल्कुल अच्छे से करना है, तुम्हें कहीं पर भी क्वेश्चन आए, पॉलिटी के क्वेश्चन भगवान के लिए गलत मत करना, है ना? इतने अच्छे से तुम लोगों ने समझ भी लिया है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, इससे टफ क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते। ये भी मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके लेवल के जो एग्ज़ाम है, इससे टफ क्वेश्चंस उसमें नहीं आ सकते, इससे लो लेवल की आ सकते हैं, टफ नहीं आ जाएंगे, ये बात पक्की है। मान के चलो आप लोगों ने ये कर लिए तो ये आपके सफिशेंट है। अगर आप ये हल कर पा रहे हो तो मतलब मान के चलो यहाँ पर 100% आप कर लोगे। लेकिन अभी जितने भी लोग हैं, मैं सभी से चाहूँगा प्लीज़ इनको
मतलब क्वेश्चंस को मैं आपसे एक बार पॉलिटी कंप्लीट होने पे एक बार पूरा पूछ भी लूँगा सारे क्वेश्चंस रैंडमली। ये क्वेश्चंस तो यार रट लेना, मतलब किसी भी तरीके से तुम्हें समझ होनी चाहिए कि एक एक क्वेश्चन का टॉपिक, क्योंकि ये आपकी डिटेलिंग में टॉपिक क्लियर कर देंगे। जैसे वो इफेक्टिव और वैसी वाली बात थी ना, ऐसे ही आपकी डिटेलिंग में वो कर देंगे। तो सभी लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। फ़ोन में 5 मिनट लगते हैं, फटाफट स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो किसका क्या आंसर है ना, तो कर लेना प्लीज़। अब इसमें एक चीज़ और बता दो मुझे फटाफट वाइस प्रेसिडेंट में, फिर ख़त्म होकर प्राइम मिनिस्टर में मूव करते हैं। यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट, यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कौन थे फर्स्ट? कोई तो होंगे, ऐसा थोड़ी खाली था हमारा पोस्ट। डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है, लिख लेना डॉक्टर एस राधा कृष्णन अगर नहीं पता तो। और करंट के सभी को पता ही है, हाँ वही राधा कृष्णन। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, मैं कौन सा अलग बोला कुछ। यस है, यस। बाकी इसके बाद जाकिर हुसैन आए, जाकिर हुसैन के बाद बीपी गिरी आए, उसके बाद आई थिंक गोपाल करके थे वो आए थे, उसके बाद शायद उसके बाद कोई तो थे बीडी करके, ऐसे करके मतलब अभी तक काफ़ी सारे आ चुके हैं। और अगर हम अभी के टाइम से देखें तो इससे पहले कौन थे, हमारे करंट टर्म से पहले कौन थे? हामिद अंसारी का नाम सुना है। उसके बाद आए थे बकैया नायडू, है ना। हामिद अंसारी के बाद एम बकैया नायडू जी जो आए थे, और उसके बाद का आपको पता ही है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई थिंक बिल्कुल आपका 100% हो चुका है। अब चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक पर। तो पीएम नाम ही है प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं आपसे बेसिक सा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला, कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे देश के? बताओ फटाफट। और अगर इसका आंसर नहीं पता तो चुल्लू भर पानी ढूंढ लो कहीं, है ना, चुल्लू भर पानी। बिल्कुल सही बताया, नेहरू जी थे यहाँ पर, है ना। करंट के आपको पता ही है, तो इसमें कुछ ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, गुड। अच्छा, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो कि डिफीट हो गए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन से? कोई एग्जाम्पल दोगे? जैसे मान लो प्रेसिडेंट रहे और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन समझते हो ना? सो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की सामने वाली पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो भी पावर में है, तो वो वाला मोशन यहाँ पर लाया गया और वो बेसिकली उनकी पावर से उनको हटना पड़ा। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, चाहे तो लिख लेना नो कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो जिससे यहाँ पर हटे, तो एक तो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको 1996 में हटा दिया गया था।
इसके अलावा यहाँ पर एक और थे इनसे पहले, वो थे बीपी सिंह। 1990s में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और इनको भी अपना पद जो है छोड़ना पड़ा था। ये 1996 वाला हिस्टोरिकल है। क्यों है हिस्टोरिकल, क्या हुआ था इसके अंदर ऐसा? डिफीटेड बाय ओनली 1 वोट। कांग्रेस का और इनका कंपटीशन चला और सिर्फ इन्होंने मतलब अपनी मोरलिटी दिखाई थी कि इन्होंने मतलब जैसे आजकल तो कुछ हो तो एक क्या आधी पार्लियामेंट खरीद देंगे लोग आजकल तो मोरलिटी और इन सब का कोई बात नहीं बची ना। अब तो कोई कुछ भी कर सकता है, ज़्यादा नहीं करेगा कोई। एक वोट का होता उस टाइम पे, अगर अभी करंट टाइम के हिसाब से देख लो तुम, अगर कोई होता तो एक वोट छोड़ो मतलब उसकी दो चार फैमिली गायब कर देते, पुश्ते ही गायब करा देते कि कर रहा है या नहीं कर रहा वोट, है ना। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और कभी एक वोट की ज़रूरत पड़े तो एक वोट तो बहुत छोटी सी बात है। तो लेकिन इन्होंने फिर भी मतलब एक तरह से ईमानदारी दिखाई थी या जो भी कह लो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नहीं, हम कोई भी यहाँ पर खरीद फरोख्त और ये सब नहीं करेंगे, और कांग्रेस ने इनको सिर्फ एक वोट से डिफीट कर दिया था। वो भी उन्होंने अपने साइड MLAs वगैरह मिला लिए थे, उनको पता था कि वो हारेंगे बट स्टिल दे पार्टिसिपेट, ठीक है। एंड उसके बाद देवा गौड़ा करके 1997 में, बस तो इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अटल बिहारी का कि 1996 में डिफीट हुए थे। अब थोड़ी सी और डिटेल्स इसमें बढ़ने से पहले, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें जानने से पहले थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं। थोड़ा सा नहीं, पूरा जानते हैं कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि ऑफिस के अंदर जिनकी डेथ हो गई थी, वो डाइड इन ऑफिस। सो आप लोग बताओगे कोई नाम? बताओ मतलब। राजीव गांधी। उससे पहले इंदिरा गांधी। अरे सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे ना, इन मई 1964। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इन जैन 1966। उसके बाद मिसेस गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी की बात हो रही है, इंदिरा गांधी भी लिख सकते हो, ऑन 31 अक्टूबर 1984। और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर अब तक किस प्राइम मिनिस्टर का रहा है? सबसे लॉन्गेस्ट, बस इतना ही याद रखना काफ़ी रहेगा इसमें। लॉन्गेस्ट टेन्योर मनमोहन से पहले देश था जवाहरलाल नेहरू का। ये पता कितने साल रहे थे? सोचो, जब ये बनी गए थे, जब हमारा देश आज़ाद होता, उसके बाद 16 साल 9 months एंड 12 days। तो समझ रहे हो, अगले ने मतलब 16 साल तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था। और ये मरते नहीं, अगर वो चाइना वाइना से युद्ध नहीं होता ना हमारा, ये चाइना से हारने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे, मतलब इनको धक्का लग गया था। दे फील सो सैड कि हमारी ज़मीन चली गई और ये सब हुआ। तो उसके बाद बूढ़ा शरीर था और मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती है, ऐसे हार जाए और इतना लोग क्रिटिसाइज़ करें। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू फिर, और उनका टाइम भी आ ही गया होगा जो भी कहो, तो वो मतलब नहीं रहे तो प्राइम मिनिस्टर से भी हट गए। और शॉर्टेस्ट पीरियड के भी हैं एक, कौन होंगे बताओ शॉर्टेस्ट पीरियड? बताना चाहेगा कोई?
गैस कर लो, कोई बात नहीं। तुम्हें कौन सी तुम्हारी भैंस खोल के लेके जा रहा है कोई? भैंस तुम्हारे पास है भी नहीं। वेदिका को तो डॉग कह सकते हैं, डॉग। वेदिका का डॉग खोल के तो नहीं लेके जा रहा कोई। वेदिका एंड कर्तव्य का। हाँ सर, क्या बोल रहे थे, बोलो। सर वीपी सिंह, वो तो लूज, उनका तो कॉन्फिडेंस, वो मतलब वो उसमें हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे उस टाइम पे। 90s की बात है। 13 डेज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी। बीपी सिंह तो पहले वो थे जिन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, मतलब हाउस के अंदर, मतलब जो पहले एक ऐसे पीएम थे, है ना। और सबसे ज़्यादा कैबिनेट में रहने वाले व्यक्ति थे जगजीवन राम। 32 साल तक अगला व्यक्ति कैबिनेट में बना रहा। तुम समझ सकते हो, अपनी सीट पक्की, परमानेंट जॉब। इतना लंबा टेन्योर तो गवर्नमेंट उनका भी नहीं होता है। जगजीवन राम 32 years in सेंट्रल कैबिनेट। समझ सकते हो आप। कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे देश में, जैसे जनरली क्या एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक जनरल वो क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो क्या होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे। एक ऐसा ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशनल है कि अगर मान लो कि वो कोई भी लोकसभा का मेंबर है तो जनरली वही प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनता है। प्राइम मिनिस्टर को देखा नहीं होगा आपने कि नॉर्मली वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं पहले, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस में लाइक मिसेस इंदिरा गांधी यहाँ पर 1996 से 1967 पर तक, मतलब वो बनने से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो राज्यसभा की मेंबर थी। इसके अलावा लास्ट अगर हम देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे 2004 से लेकर 14 तक यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर ही थे वो, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर नहीं थे। क्लियर इतनी बात सभी को? तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो एग्जाम्स में हो सकता है कभी पूछ ले, इसीलिए मैंने आपको नोट डाउन करा दिए। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ऐसे, लेकिन फिर भी जानने योग्य हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब आते हैं यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। क्वेश्चन अराइजेस, हु इज पीएम? सो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही सिंपल है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और एक्चुअल में कह सकते हैं कि नॉमिनल नहीं है, जिसके अंदर पावर एक तरह से लाई करती है। और ही लीड्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड ही इज चीफ एडवाइजर टू प्रेसिडेंट। कैसे है चीफ एडवाइजर, कुछ बताओगे? और मेन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और लो वाली भाषा में क्या बोलेंगे इसको, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ठीक है। सो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल भी साथ साथ जानते हुए चलते हैं ना। आर्टिकल 74 कहता है देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 75 क्या कहता है?
अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है, अच्छा ये सब तो ठीक है सर आपने बता दिया, पीएम ये होते हैं, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से इनकी ये सब वैल्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो अब इनका ये है कि उनको अपॉइंट कौन करता है। तो सभी को ये चीज़ पता ही है कि कौन अपॉइंट करते हैं, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। तो ये लिख सकते हैं हाउ पीएम अपॉइंटेड। सो बाई कौन प्रेसिडेंट? अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, इंडिया वाले के ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं प्रेसिडेंट का मन करा आज लाइवा को पीएम बना दिया, है ना, लाइवा ने खुश कर दिया यहाँ पर मिली लाइवा और लाइवा खुश हो गए, वो मैम खुश हो गई हैं बिल्कुल, प्रेसिडेंट अब लाइवा को अपॉइंट कर रही हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कौन क्या इसकी कंडीशन है? लीडर ऑफ मेजोरिटी। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। दे बाइंड, मतलब एक तरह से उनके ऊपर कंडीशन है कि उनको पहले जो है मेजोरिटी वाली पार्टी को ही बुलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से बुला रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जो मेजोरिटी कोएलिशन है इन लोकसभा, ठीक है, तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने जैसी चीज़ नहीं है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 75 क्लोज 1 कहता है पीएम जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, बेसिक बातें। क्वालिफिकेशन फॉर पीएम, पीएम बनने की क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल रखी गई है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। देखो तुम भी बन सकते हो। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया हो तुम लोग, इंडिया के सिटीजन हो नहीं हो ना कोई आंसर ही नहीं कर रहा तुम में से, लग रहा है तुम लोग इंडिया के सिटीजन मानते ही नहीं हो खुद को। नेक्स्ट स्टेप, मेंबर ऑफ इधर लोकसभा और राज्यसभा। जरूरी नहीं है, तुम नहीं भी हो तो भी बन जाओगे पीएम, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? इफ नॉट मेंबर, कोई बात नहीं लाइवा, हम नहीं बना रहे हैं अभी तुम्हें मेंबर, अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि कंडीशन क्या है कि अगर मेंबर नहीं हो तो डायरेक्टली तुम्हें अपॉइंट करना है पीएम। तो मस्ट बी इलेक्टेड इन 6 months, मस्ट गेट इलेक्टेड टू अदर हाउस विद इन 6 months, यानी कि 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस में इलेक्ट हो जाओ। जरूरी नहीं है तुम्हें लोकसभा का चुनाव लड़ो फिर इलेक्ट हो, इट्स नॉट ए डील। जस्ट आप क्या करो, अगर आपकी पार्टी है वहाँ से बोलो कि मुझे राज्यसभा में भेजो, तो राज्यसभा में भी चले जाओगे आप, डायरेक्टली चुनाव नहीं लड़ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी तो रहे, समझे बात को। मनमोहन सिंह ने डायरेक्टली वोट नहीं मांगे कि मुझे वोट दो, मुझे लोकसभा में चुनाव जिताओ तो मैं यहाँ पर पार्टी का वो बनूंगा पीएम। ये होती है पावर, है ना लेकिन कोई मांग किसी से कुछ मांगा ही नहीं उन्होंने, ऑटोमेटिकली मिलता ही चला गया समय के साथ। देख रहे हो, ऐसी भी ज़िंदगी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टैलेंटेड नहीं थे या कुछ नहीं थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब जैसे डायरेक्टली एक नॉर्मल कंडीशन ये क्या है कि मतलब
इंसान एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा ना, कि ऐसे करेगा, फिर ऐसे लोकसभा के थ्रू जाएगा और फिर लोगों को वोट मांगेगा। और एक व्यक्ति है जिनको मतलब अपने स्किल्स के बेसिस पर या फिर अपनी पढ़ाई के बेसिस पर कह सकते हैं खुद ही चीज़ें मिलती चली जा रही हैं। डायरेक्टली लोग उसे कह रहे हैं भाई तू जा ले लोकसभा वो राज्यसभा का टिकट ले लो, जाके राज्यसभा में बैठ, फिर कह रहे हैं चल तुझे पीएम बना देते हैं, भाई पीएम बन, तू पीएम बन, है ना। इट्स कम्प्लीटली लक एक्चुअली। इसलिए लोग कहते हैं ना कि नहीं कोई बचपन से पॉलिटिक्स में नहीं है या फिर इसमें, यार कैसी कैसी बातें करते हो तुम, देखते नहीं क्या? जिसका बनना है वो तो बनेगा ही, कहीं ना कहीं से बन ही जाएगा। नेक्स्ट है मस्ट बी, मतलब वही है, यहाँ पर ऐसा कुछ वो कंडीशन नहीं है, बस ये है कि लोकसभा के लिए जैसे कि अभी यहाँ पर लाइवा ने भी लिखा है, लोकसभा का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो कितनी एज चाहिए। तो लाइवा ने बताया कि 25 साल के होने चाहिए, उससे पहले अपना मुंह मत दिखा देना, डीएम ऑफिस से तुम्हें भगा दिया जाएगा, है ना। और राज्यसभा में थोड़े मैच्योर लोग होते हैं, वहाँ सीरियस डिबेट्स होती हैं। लोकसभा के अंदर स्पाइसी लोग होते हैं, जवान गबरू लोग, है ना, और वहाँ चलती है जो जिसके मन में आ रहा है बोलते चले जाओ। तो लोकसभा थोड़ा सा स्टैंडर्ड, राज्यसभा थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला हाउस है, वहाँ सीरियस बात होती है और थोड़े लोग भी मतलब वैसे सीरियस लोग आते हैं जो थोड़ा सीरियस मुद्दों पे सच में डिबेट विबेट करते भी हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर कई बार ऐसे भी लोग इलेक्ट हो जाते हैं, हाँ पढ़े लिखे काइंड ऑफ कह सकते हैं। राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर तो बस कोई लहर आ गई किसी की, कुछ आ गया, आशीष ने रोस्ट करा जाए, अबे तो वो नॉमिनेटेड है ना, शायद वो नॉमिनेटेड है या नहीं है, कोई देख के देखना। लेकिन 90% तो बात सच है, उसके अंदर पढ़े लिखे होते हैं, फालतू की बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग और रहते हैं उसमें। अदरवाइज़ आज जाके इंटरनेट पे क्वालिफिकेशन चेक कर लेना राज्यसभा मेंबर्स की और लोकसभा मेंबर्स की, पता चल जाएगा तुम्हें। चलो बस लास्ट यहाँ पर एक बार पावर्स जान लेते हैं, इससे आगे का फिर पढ़ेंगे। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पीएम। सबसे पहले आएगा एग्जीक्यूटिव पावर। ये पावर ओवर सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, अंदर मेरी आत्मा तक शांति बढ़ती है, आत्मा तक। पावर में सुकून है ना, नहीं है सुकून पावर में? क्या बोलती है तुम्हारी आत्मा? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, जो बाहर है वो मत बोलो। आशीष तो सिर्फ बाहर होके भी तंज कसने के लिए आता है क्लास में। पावर में ज़्यादा सुख है, मनी तो आई जाती है, पावर में ज़्यादा सुख है। मनी आ जाएगी तो पावर आ जाएगी। सर मनी से तो पावर आएगी। दोनों चीज़ें बड़ी ही आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जज है जिसकी सैलरी अगर कम भी होगी बट उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा देन ए बिजनेसमैन जिसके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए हैं। रेस्पेक्ट स्टेटस भी है, लेकिन फिर भी पावर आई थिंक ओवरलैप कर जाती होगी मनी को कुछ केसेस में मनी कर जाती होगी। टू मच कंपटीशन। कोई बात नहीं, वापस आते हैं। उसकी पोस्ट, उसका पैसा चला के आएगा। ये आशीष पैसे वाले जज तो नहीं बनोगे तुम? वही वाले तुम्हारे घर से वो निकल रही है आग, सिलेंडर में आग, सिलेंडर दूर रखना तुम तो, आग के सारे फायर जितने भी फायर को रोकने वाले मटेरियल है सब अपने पास। देखो चल के नहीं आ रहा, चल के जो भी चीज़ आएगी वो चुपचाप बैंक अकाउंट में जाओ, या
कौन से अकाउंट में जाओ, वरना स्विस अकाउंट में जाओ, स्विस बैंक के अकाउंट में, है ना, जरा आसपास नहीं आनी। लेकिन सीरियसली आशीष की बात सही है, बहुत इजी है ऐसे लोगों के लिए ये चीज़, मतलब उनको कुछ मतलब सीरियस तौर पे मेहनत नहीं करनी। जैसे कई लोग अपनी शेयर भी करते हैं स्टोरीज, उनके लिए खुद चल के आता है भाई उनको, मतलब ये चीज़ कोई ऐसे कोई सोचे कि नहीं कोई ज़बरदस्ती मांगता है या करता है, अरे आधे लोग मांगते भी नहीं हैं, उनको ज़बरदस्ती उनके ठूस के ले भैया ले ले ले, भले वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर उनके नीचे वाले रख लेते हैं, कोई बात नहीं सर तुम नहीं रखोगे तो हम रख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ मतलब कई बार फोर्सफुली भी ये सारे काम होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो वापस आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स पर। एलोकेट्स पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स। एक हमारे टीचर थे मैथ्स के, उस इंसान को तो इतना गिल्ट था ना, मतलब वो इंसान तो सीधा कहता था क्लास के अंदर ही, बेटा कुछ बन जाओगे ना तो मेरा ये वाक्य याद रखना कि रिश्वत ज़रूर लेना, रिश्वत नहीं छोड़नी। इवन कैमरा वैमरा के आके भी बोल देता था बाद में। मैं सर यार तुम कितने लोगों को ऐसी मोटिवेशन दे रहे हो, कुछ लोग बेचारे सीधे भी होंगे वो भी बिगड़ जाएंगे तुम्हारी संगत में, जब तुम 1 साल तक यही बोलते होंगे बेटा रिश्वत लेना, रिश्वत ज़रूर लेना। उस इंसान को पता नहीं किस चीज़ का गिल्ट था। ऐसी मोटिवेशन नहीं देनी चाहिए, गलत है। 1-2 तो बचेंगे। चलो एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स, तो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी इंसान को एक तरह से कोई भी पोर्टफोलियो अलाउट कर सकते हैं, जैसे बना नहीं देते कि इन वाले इनको ये वाले मिनिस्टर बना दिया, किसी को जल शक्ति मिनिस्टर बना दिया, ये बना दिया, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर है पावर। चेयर्स मीटिंग्स ऑफ दी COM ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा वैसे जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है ना, उसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते एक्चुअल में, मतलब ये तो हमने जस्ट छोटी मोटी की ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर है, ये पावर है। प्राइम मिनिस्टर मतलब राजा, है ना, मतलब ये अब कई लोग बोले कि नहीं सर डेमोक्रेसी है, आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं पावर के सेंस में बात कर रहा हूँ, मतलब वो अगर चाह ले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसके पास इतना ज़्यादा पावर है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, हमारे समझ से भी परे है। कि कई लोग सोचते हैं हमारा तो सर व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, एंड टू एंड, वो तुम्हारा एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन भी खोल सकता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, कोई वही खोल लेगा, उसके प्राइम मिनिस्टर तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो जनरल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो तक खोल लेंगे, वही अगर या CBI वाले भी खोल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, ये है। सरकार के पास सब जुगाड़ है, बाबू सोना सब पढ़ सकते हैं ये सरकार, बस सरकार थोड़ा अच्छा सा दिखती है। तुम सोचो बेचारे विपक्ष वाले कितने खौफ में रहते होंगे, वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी चैट नहीं कर सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से भी चैट नहीं कर सकते हैं। हाँ, विपक्ष वाले उनके मोबाइल्स वगैरह तो हैक वैक हो जाते होंगे, तो वो फिर या तो अपने नौकर वोकर के मोबाइल से बात करते होंगे या किसी और से बात करते होंगे या फिर डायरेक्टली फिजिकल मीट वो कर नहीं सकते हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर सर के पास 2 फोन हो। 2 फ़ोन, मैं वही तो बता रहा हूँ कि या तो किसी और की नाम से फ़ोन वोन बनाएंगे। 2 फ़ोन तो सरकार को तो सब पता है कि इस घर में कितने फ़ोन चल रहे हैं, सरकार सब कुछ पता है कि इस घर में किसके रामू कौन है, श्यामू कौन है, गवर्नमेंट नो एवरीथिंग। वो एक यूपी के जो पूर्व CM है वो कह तो रहे थे कि मैं जो स्ट्रोक काइंड ऑफ यही कहना चाह रहे थे कि मैं, जैसे उनसे पूछा किसी ने कि वो आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है, तो कि मैंने ना दूसरी आईडी बना रखी है, मैं अपनी ऑफिशियल आईडी से थोड़ी फॉलो करता हूँ, अपनी दूसरी आईडी से फॉलो करता हूँ, उसी से अब मैं ऐसे थोड़ी बताऊँगा कि मतलब कौन मेरे को अच्छी लगती है। मतलब पूर्व CM, तो पूर्व CM फिर वो नकली आईडी बना के स्टॉकिंग करते, स्टॉकिंग तो नहीं कहेंगे, स्टॉकिंग तो क्या ही करेंगे, स्टॉकिंग करेंगे क्या, वो जो भी है मतलब वो फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं अपनी नकली आईडी बना के। करते होंगे और भी मिनिस्टर्स ऐसा काम, अपनी ऑफिशियल आईडी से थोड़ी करेंगे किसी को लाइक। अब तुम ढूंढ लेना किसकी रील थी ये। नेक्स्ट है
लेजिस्लेटिव पावर्स, और क्या लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी आपके हिसाब से? सबसे पहले तो रिप्रेजेंट ही करते हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। विपक्ष वाले क्या बोलते हैं जब कोई इशू हो जाता है कि प्रेसिडेंट को बुलाओ, उनको बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर द एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो कोई वाक्य बोल रहे हैं तो वो किसका वाक्य बोल रहे हैं? गवर्नमेंट का। ठीक है। इसके अलावा एडवाइजेस प्रेसिडेंट अबाउट summoning and proroguing parliament sessions। ठीक है, बस यही है। बाकी एडवाइजरी रोल्स वगैरह हैं कुछ, मैं आपको एक दो और लिखवाऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको इसमें, और उसके बाद आगे की चीज़ें जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी है आई थिंक। तो ये आप लोग सब रिपीट कर लेना फटाफट। कुछ 2-4 करंट अफेयर्स हैं वो करते हैं और क्लास को करते हैं एंड। सर एक बार स्लाइड दिखाना। कहाँ पर? डन। वैसे मैं भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ, बस अभी कुछ देर में ग्रुप के अंदर ये लैंड कर जाएगी डायरेक्टली जाके स्लाइड। कितना बढ़िया है, ऐसा लिख रहे हैं बच्चे, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी पीपीटी बना के आराम से कहीं मॉल से बैठ के पढ़ाना चाहिए, चलते चलते पढ़ा देना चाहिए। टू मच फन, है ना? चलो कोई बात नहीं, घूमना चाहिए, घूमने से मन अच्छा रहता है। बताओ, विच कंट्री इज होस्ट ऑफ एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। Next step, which state is home to India's first prototype fast breeder reactor? Tamil Nadu. Next, crop comprehensive remote sensing observation on crop progress framework developed by which organization? तो इसका सही आंसर है सी। Next, what is the theme of Earth Day? Our power, our planet. Next, INS Chennai that was recently seen in the news is the part of which class of Indian Navy ships? It's कोलकाता क्लास। बस इतना ही थे आज के लिए। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं।